मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने कैटालिसिस खत्म किया था और हमें बात करनी थी इसके लास्ट पोर्शन की, जिसे हम कहते हैं कोलाइड्स। ये कोलाइड्स क्या होते हैं? देख, हमारी यूजुअल लाइफ में तो कोलाइड्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। हम बहुत सारी मेडिसिन पीते हैं, वो सब कोलाइड्स होते हैं। जैसे छोटे बच्चों की जो एंटीबायोटिक दवाएं आती हैं, देखी होंगी, एक शीशी में पाउडर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, डाल के हिलाते हैं, वो कोलाइड बन जाती है। बहुत सारे कोलाइड, जैसे कालाजार बीमारी में आर्सेनिक का कोलाइड यूज़ किया जाता है। आर्गायरॉल यानी आँखों में आई लोशन की तरह सिल्वर का कोलाइड यूज़ किया जाता है। तो जो कोलाइड्स होते हैं हमारी लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हर तरफ कोलाइड्स हैं। आइसक्रीम आप खाते हैं वो एक कोलाइड होती है, दूध आप पीते हैं वो एक कोलाइड होता है, मक्खन आप खाते हैं वो कोलाइड होता है, कर्ड दही आप यूज़ करते हैं वो कोलाइड होता है। जो हाथ में स्टोन्स पहने जाते हैं वो नीलम, मूंगा, माणिक, जैसे हिंदी में रूबी, सफ़ायर यानी जो जेम्स स्टोन होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कोलाइड्स होते हैं। जो पेंट्स होते हैं जिनको पुताई में यूज़ किया जाता है, डिस्टेम्पर पेंट्स, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कोलाइड्स होते हैं। जो फोम जिस पर आप सोते हैं, जो गद्दा होता है, वो क्या है? कोलाइड्स होता है। जब हम साबुन से किसी चीज़ को धोते हैं तो झाग बनते हैं, वो क्या होते हैं? कोलाइड्स होते हैं। यानी ढेर सारी चीज़ें हैं जिन्हें अपन कोलाइड्स कहते हैं। जो हम लोग खाते हैं जेलीज, वो भी एक तरह के कोलाइड्स होते हैं। तो सवाल है, सर कोलाइड होते क्या है? थोड़ी देर में समझेंगे। आइए एक साइंटिस्ट के पास चलते। नाम था थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने क्या किया था बेटा? सब्सटेंसेस को लिया, उन सब्सटेंसेस को पानी में घोला और पानी में घोल के उनके सॉल्यूशंस बनाए। और सॉल्यूशन बनाकर उन्होंने उस सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज यानी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्होंने क्या लिया बेटा? इन्होंने सब्सटेंसेस लिए, सब्सटेंसेस ले लिए, और सब्सटेंसेस को लेकर उन्हें पानी में घोला और पानी में घोलकर उन्होंने एक पार्चामेंट पेपर, ये एक वेजिटेबल मेम्ब्रेन ली। यानी हम कह सकते हैं उन्होंने एक तरह की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टाइप कुछ ले लिया, ऐसे कह सकते हैं, या फिल्टर पेपर टाइप कुछ ले लिया। ठीक है। अब उसने जैसे ही सब्सटेंस के सॉल्यूशन को इस पे डाला, वो तेजी से इससे डिफ्यूज हो गया, यानी पार कर गया। बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे यदि हम एक छलनी से चाय को छाने तो चाय जो होती है टी, वो खट्ट से नीचे आ जाती है पीने वाली, और पत्ती ऊपर रह जाती है। तो तेजी से डिफ्यूज हो गया पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके सॉल्यूशन इस तरह से पार्चामेंट पेपर से बड़े आराम से फ्रीली डिफ्यूज हो जाते थे, उन सब्सटेंसेस को इन्होंने एक नाम दे दिया कि दे सब्सटेंसेस आर कॉल्ड क्रिस्टलॉइड्स। क्या नाम दे दिया बेटा? क्रिस्टलॉइड्स। ये इन्होंने इनको नाम दे दिया। ये पहले सब्सटेंसेस थे। अब सर ऐसे सब्सटेंसेस कौन होंगे जिन्हें अपन क्रिस्टलॉइड कहेंगे? ऐसे सब्सटेंसेस वो होंगे बेटा जिन्हें पानी में घोलने पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं NaCl को लूं और इसे पानी में घोल दूं, ठीक, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो तुरंत इस तरीके से डिफ्यूज हो जाएगा। या इसी तरीके से बेटा सपोज करिए कि मैंने NaCl वाटर की जगह शुगर को ले लूं, C12H22O11, और इसे वाटर में डाल दूं, यानी शुगर का सॉल्यूशन बनाऊं, तो वो भी क्या होगा बेटा? तुरंत तेजी से डिफ्यूज हो जाएगा। अरे भाई, सिंपल सी भाषा में चाय तो बन गई, डिफ्यूज हो गई। अब मैं चाय की जगह शरबत बना लूं, यानी पानी में थोड़ी सी शुगर घोल लूं, तो वो आराम से डिफ्यूज हो जाता है इस पार्चामेंट पेपर से। तो ऐसे सब्सटेंसेस को उन्होंने नाम दे दिया क्रिस्टलॉइड। तो क्या बोलेंगे बेटा? ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशंस या जिनके सॉल्यूशंस पार्चामेंट पेपर से या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से फ्रीली डिफ्यूज हो जाते हैं, आराम से पास हो जाते हैं, इजीली पास हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कोलाइड्स। उनको उन्होंने नाम दे दिया कोलाइड्स, सॉरी क्रिस्टलॉइड्स। दूसरे नंबर पर आइए। सेकंड नंबर पर दूसरे टाइप के सब्सटेंसेस इन्हें मिले, जिन्हें हमने क्या नाम देना है? कोलाइड्स। अब ये कोलाइड्स क्या है बेटा? तो समझिए कोलाइड्स क्या है। कोलाइड्स वो सब्सटेंसेस हैं कि जिनके एक्वस सॉल्यूशन को जब हमने पार्चामेंट पेपर पर डाला तो वो आराम से डिफ्यूज नहीं हुए, बल्कि उनके साथ क्या हुआ अभी 2 मिनट में आपको दिखाता हूं। अब देखिए मैंने क्या किया, फिर से समझिएगा। मैंने नमक को पानी में घोला, ठीक है,
वो पानी में इतना अच्छा घुल गया कि पता ही नहीं चला नमक है कि पानी है, और वो डिफ्यूज़ हो गया। मैंने चीनी को पानी में घोला और रख दिया, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसमें पानी में नमक या चीनी घुली भी है या नहीं, जब तक आप उसे चखेंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल पानी जैसा हो गया, तेजी से डिफ्यूज़ हो गया। पर कुछ ऐसे पदार्थ थे जिनको जब पानी में घोला गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्च को ले लिया, स्टार्च, और इसे पानी में घोल दिया, या हमने गोंद ले लिया, गम अरेबिक जिसे हम गम कहते हैं, उसे ले लिया, उसे पानी में घोल लिया और उसे पार्चामेंट पेपर पे डाला, तो वो फ्रीली डिफ्यूज नहीं हुआ। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके सोल्यूशन पार्चामेंट पेपर से फ्रीली डिफ्यूज नहीं हो पाते, ऐसे सब्सटेंसेस को नाम दे दिया गया कोलॉइड्स। कुछ समझ में आया? और जो आराम से डिफ्यूज हो गए उन्हें नाम दे दिया गया क्रिस्टलॉइड्स। अब जरा इसको थोड़ा सा मैं इनके साइड्स बदल देता हूं, कैसे, आइए सीखते हैं। यहां मैंने आपको जो बताया है पहले उसकी बात कर ले। देखिए ये हमारा पार्चामेंट पेपर है, ठीक है, मैं पूरा ही लिख दूं, इट इज पार्चामेंट पेपर। पार्चामेंट पेपर समझते हैं बेटा? वो आपने क्रिकेट में एक बैट देखा होगा, उसके ऊपर एक अजीब सा कागज जैसा चढ़ा रहता है, बस वही पार्चामेंट पेपर होता है, पार्चामेंट पेपर। और इसमें बहुत छोटे छोटे पिन होल्स होते हैं। तो यदि आपने इनमें से किसी का एक्वस सोल्यूशन लिया है जो ऊपर बने हैं, तो जैसे ही आप इसमें डालेंगे ये तुरंत इसमें से पास हो जाएगा, यानी डिफ्यूज इमीडिएटली, तुरंत डिफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इन्हें लिया और वही पार्चामेंट पेपर, देखिए यही पार्चामेंट पेपर है, इसे मैंने यहाँ लगाया, सेम यही पार्चामेंट पेपर यहाँ लगाया, और इसमें जब कोलाइड्स को डाला है, कलर बदल देता हूं, जब मैंने इसमें कोलाइड्स को डाला है, जरा देखिए दे डज नॉट डिफ्यूज इजीली। यदि आप ध्यान से देखें तो ये पार्चामेंट पेपर के थोड़ा नीचे तक तो आ रहे हैं, पर ये नीचे टपक नहीं रहे हैं, यानी डिफ्यूज नहीं हो रहे, फ्रीली नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को उन्होंने नाम दे दिया कोलॉइड्स। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा? आइए इसे समझने के लिए मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। ये देखिए मेरे पास एक फ्लास्क है, ठीक है, और मैं इस फ्लास्क में थोड़ा सा आपके सामने नमक निकालता हूं, और लीजिए ये मैंने 1 चम्मच नमक निकाला और मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, और थोड़ा डाल देता हूँ, लीजिए ज़्यादा डल जाए, मैंने और चम्मच नमक निकाला, इस पर डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ पानी। क्या डालो बच्चा? पानी। आइए इसमें ज़रा पानी डाल देते हैं। देखिए पानी डालो, 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 देखो नमक घुल गया, घुल गया। अभी थोड़ा नीचे आपको बैठा दिख रहा है, मैं उसको घोल देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लीजिए पूरा घोल देता हूँ, देखते रहिएगा। अभी आपको पानी ट्रांसल्यूसेंट लग रहा होगा, यानी ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है ऐसा लग रहा होगा पानी जैसे कुछ गंदा गंदा सा हो गया है, लग रहा है ना, गंदा गंदा सा पानी। जस्ट वेट फॉर लिटिल बिट, कुछ समय के लिए इंतजार करते हैं, आइए वेट कर रहे हैं। अभी नमक घुल रहा है बेटा, घुला नहीं है, देखते रहिए, इसको ध्यान से देखते रहिए। अभी नमक घुल रहा है, घुल रहा है, बिल्कुल घुल रहा है, अभी है इसमें, दिख रहा है मुझे मूव करता हुआ, घुल रहा है। अभी घुला नहीं है, घुल रहा है, देखिएगा थोड़ी देर पे कितना ट्रांसपेरेंट होना शुरू होगा, धीरे धीरे ये। अभी देखिए ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो रहा है, नीचे से ट्रू हुआ है, देखिए रहिए लगातार आप इसे। अब देखिए ये जो थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट था ट्रांसपेरेंट हो गया, अभी थोड़े थोड़े नमक के पार्टिकल दिख रहे हैं, घुल रहा है भाई, अभी घुलने दीजिए, घुल रहा है, अभी भी मुझे दिख रहा है थोड़े थोड़े, घुल रहा है, घुल गया। देखिए पानी ट्रांसपेरेंट हो गया बिल्कुल, अभी थोड़ा गंदा सा हुआ था, अब ट्रांसपेरेंट हो गया, ये नमक का पानी हो गया है ना। कहीं नमक दिख रहा है? नहीं, नीचे बिल्कुल नहीं है। देखो मैं चला देता हूँ, फिर से चलाया, कुछ गंदा हुआ क्या? बिल्कुल पानी जैसा है, ध्यान से दिखा आपको। अब नमक नहीं है, नमक घुल चुका है अच्छे से, बेहतरीन ढंग से। अब ये पानी है कि नमकीन पानी, देख के नहीं पता चलेगा, पी के पता चलेगा, पिएंगे तो पता चलेगा पक्का। ये नमक को मैंने किस में घोला? पानी में घोला। क्लियर? फिर से आ जाइए, मैं इसको रख देता हूँ। देखो कितना क्लीन हो गया, पहले गंदा हुआ था, क्लीन हो गया बिल्कुल। अब मैं आपको एक दूसरा दिखाता हूँ, ठीक। ये मेरे पास बेटा अल्कोहल है, और मैं इस अल्कोहल को इस फ्लास्क में ले चुका हूँ। ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि अल्कोहल है, थोड़ा सा और ले लेता हूँ, बस थोड़ा सा और डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा विजुलाइज हो रहा है। चलिए मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसी में नमक डाल रहा हूँ जैसे मैंने उसमें डाला था, ठीक है। ये मैंने नमक लिया है और इसमें डाल दिया, और अब मैं इसे घोल रहा हूँ। ऊपर कर दूँ ताकि आपको दिखे, मैं घोल रहा हूँ, देखिए नमक को। अब पहली बात तो बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अल्कोहल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो नमक अल्कोहल में घुलेगा ही नहीं, देखो नीचे बैठा है।
और देखिए वाइट वाइट सा हो गया ट्रांसल्यूसेंट, और थोड़ी देर तक देखते हैं क्या ये ट्रांसपेरेंट होता है, घुलता है कि नहीं, कि ऐसे ही बना रहता है। वो घुला नहीं है, देखो नमक है इसमें, वो घोल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि नमक अल्कोहल में ज़्यादा नहीं घुलता, वो थोड़ा बहुत घुल गया क्योंकि अल्कोहल पोलर है। बाकी मैं चलाऊंगा देखो और गंदा हो जाएगा, देखिए क्योंकि नमक बैठा हुआ है इसके अंदर तो गंदा हो रहा है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ये उतना क्लीन होगा जितना इसे होना चाहिए था। नमक इन अल्कोहल घोला ही मैंने, थोड़ी देर वेट कर लेते ताकि कोई डाउट ना रहे। क्या ये क्लीन हुआ? नहीं, ये वाइट रहेगा, ये क्लीन नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा ट्रांसल्यूसेंट, क्योंकि घुला नहीं। घुल जाता तो गायब हो जाता है। अब देख मैं इसको रख देता हूँ, थोड़ी देर बाद उठा के दिखा दूंगा। मैंने इसे रख दिया, ठीक है। और देखो पानी जो मैंने नमक घोला था वो देखो, इसका कलर देखो, इसका कलर देखो, फर्क देखो। अब दोनों को रख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद उठा के दिखाऊंगा दोनों। इतने में कहीं कोई डाउट है तो समझ में आया। यानी जब मैंने NaCl को पानी में घोला तो ऐसा सोल्यूशन मिला, पर जब मैंने इसे अल्कोहल में घोला तो ये ठीक से घुला नहीं। सर क्या हुआ होगा, अल्कोहल में क्यों नहीं घुला होगा, पानी में क्यों घुला होगा, सब थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। पहले आगे बढ़ जाता हूँ, फिर से डेफिनेशन पर वापस आता हूँ। कहते हैं थॉमस ग्राहम ने सब्सटेंसेस को उनके सोल्यूशन बनाकर उनको पार्चामेंट पेपर या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कराया, और उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी पास होने के, गुजरने के रेट को देखकर दो तरह के सब्सटेंसेस बताए, कोलॉइड एंड क्रिस्टलॉइड। इन्होंने बोला वो सब्सटेंस जिनके सॉल्यूशंस पार्चामेंट पेपर से आराम से गुजर जाते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं क्रिस्टलॉइड, और ऐसे सब्सटेंस जिनके सॉल्यूशन पार्चामेंट पेपर से नहीं गुजर पाते वो कहलाते हैं कोलॉइड्स। बढ़िया डेफिनेशन हमें मिल गई कोलॉइड्स एंड क्रिस्टलॉइड की। पर समस्या पैदा हो गई क्योंकि इनके अकॉर्डिंग देखिए नमक को जब पानी में घोला गया तो ये क्रिस्टलॉइड था, लेकिन जब इसी नमक को मैंने अल्कोहल या नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन में घोला तो भैया समस्या हो गई। अब ये क्रिस्टलॉइड नहीं था, अब ये कैसा था, कोलॉइड। इसने क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनाया था। अब मैं फिर उठा लेता हूं, देखिएगा दोनों को, ये रहा अल्कोहल वाला, ये रहा पानी वाला। फर्क देख लीजिए बेटा दोनों में, इसमें डिसॉल्व नहीं हुआ है, इसमें डिसॉल्व हुआ है। आपको इसमें थोड़ा वाइटिश वाइटिश नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें नमक के पार्टिकल का साइज पानी के पार्टिकल के साइज के बराबर, लेकिन ये वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें नमक के पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि बेंजीन में नमक का आयोनाइजेशन नहीं हो पाया और वाटर में आयोनाइजेशन हो गया। यानी मतलब यह है कि जब मैंने नमक को बेंजीन में घोला है बेटा और यहां डाला तो अब यह डिफ्यूज नहीं हो पाया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप NaCl को वाटर में डालते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब आप NaCl को वाटर में डालते हैं, जैसे आपने इसे पानी में डाला, ये आयोनाइज हो गया Na+ और Cl- में, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया और इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि इसने वाटर के जो मॉलिक्यूल का साइज था लगभग उतने ही साइज के अपने पार्टिकल्स बना लिए। लेकिन जब आपने NaCl को बेंजीन में डाला तो इसका बिल्कुल भी आयोनाइजेशन नहीं हुआ, ये जैसा था वैसा ही रहा। यानी यहाँ पार्टिकल का साइज छोटा हो गया है, यहाँ पार्टिकल का साइज बड़ा रहा है। तो बड़े साइज के पार्टिकल हैं, वाटर छोटे साइज का पार्टिकल है, तो ये बड़े साइज के पार्टिकल्स आपको देखिए नजर आ रहा है। और घुलाने में हिला दूंगा तो इसके अंदर देखिए, दिखा उठता हुआ नमक, इसके अंदर नमक पड़ा है बेटा। तो ये घुल नहीं रहा है, बस जितना डिस्पर्स हो गया है थोड़ा सा भी। डिस्पर्सर क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो तरीका था समझाने का कोलाइड्स को और क्रिस्टलाइड को, ये फेल हो गया, गलत हो गया, क्योंकि NaCl सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड था लेकिन बेंजीन में डालते ही कोलाइड बन गया। यानी सब्सटेंस जो हमारा होता है ये कभी भी क्रिस्टलॉइड हो सकता है, ये कभी भी कोलाइड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जब हमने सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं उसके पार्टिकल्स का साइज कैसा है। यदि वो साइज बड़ा है तो उसने बना लिया है कोलाइड, जब वो बहुत छोटा है तो उसने बना लिया है क्रिस्टलॉइड। इसका मतलब कोई चीज क्रिस्टलॉइड है या कोलाइड, ये डिपेंड करता है साइज, रेडियस, डायामीटर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो क्या किया गया, जब ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स,
जो सब्सटेंस थे उसके पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर हमने फिर से सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स, और वो जो 3 पार्ट्स बने वहां से शुरू होता है आपका चैप्टर। और वो जो 3 पार्ट्स हमारे सामने आए उनमें पहला, जिसे नाम दिया गया ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट इज हियर ट्रू सॉल्यूशन, सबसे पहले नंबर पे। जो दूसरे नंबर पर बेटा आया यहां पर सेकंड नंबर पर, उसे नाम दिया गया कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग सोल कह देते हैं जनरली। सोल क्यों कहते हैं बाद में सिखाता हूं। और तीसरे नंबर पर बेटा जो हमारे पास आया थर्ड, उसे नाम दिया गया सस्पेंशन। अब इन सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में फर्क क्या था? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये किसके बिहाफ पर डिवाइड किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो बेटा सॉल्यूट पार्टिकल का साइज है वो कितना छोटा है, उस बात पर हमने ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन इनको बताया। कैसे बताया समझिएगा। यदि आपके सॉल्यूट पार्टिकल की डायामीटर 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में थी, लगभग यही साइज वाटर के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स का भी होता है। यदि डायामीटर इसके बीच में थी तो इसका साइज और वाटर का साइज एक जैसा हो गया, और जब दोनों का साइज एक जैसा हो गया, देखिए बिल्कुल होमोजीनियस हो गया, एक जैसा हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कि नमक घुला पानी है कि खाली पानी है, सही ना, बिल्कुल होमोजीनियस होता चला गया। पक्का? तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर मिला, यानी हम बोलते हैं कि ये जो होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, ये होमोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं? होमोजीनियस। लीजिए 2 बातें। ओहो, लाइट चली गई है भाई, अक्सर चली जाती है, कोई बात नहीं, फिर शुरू करेंगे लाइट आते ही हम लोग। चलिए बेटा, लाइट आ गई है, गलती से लाइट चली गई थी, गलती से क्या, बस चली गई थी। तो अपन बात कर रहे थे 3 टाइप के सॉल्यूशंस की। किसके बेसिस पर, याद करिए जरा, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, हम उसकी डायामीटर की बात कर रहे थे। यदि सॉल्यूट पार्टिकल की डायामीटर 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होती है तो ऐसे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और वाटर की जो डायामीटर है वो भी लगभग इतनी होती है, इसलिए मैंने जब इसमें नमक घोला था तो सारा का सारा नमक गायब हो गया था। आपको वो मैजिक दोबारा देखना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें काफ़ी नमक घुल चुका है, पर मैं 1 चम्मच नमक और आपको देखिए घोल के दिखा देता हूँ। ये मैंने नमक डाल दिया है और मैंने इसको चला दिया है, और चलने पर अभी ये देखिएगा थोड़ी देर में ये आपको गंदा गंदा दिख रहा है, ट्रांसल्यूसेंट सा दिख रहा है। नमक घुल रहा है, अभी घुला नहीं है भाई, है ना, घुल जा। अभी ये थोड़ी देर ट्रांसल्यूसेंट सा दिखेगा, नमक घुल रहा है क्योंकि, और फिर बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाता था बिल्कुल, याद है। थोड़ा सा नमक अभी नीचे बचा हुआ है, उसको भी हिला दूंगा और थोड़ा सा घुल जाए, क्योंकि बचाना नहीं है। चलिए, नीचे का सारा नमक गायब हो चुका है, आप देख सकते हैं नीचे कोई नमक वमक बचा नहीं है भाई। ऊपर थोड़ा सा अभी आपको लग रहा होगा गंदा गंदा सा है, जैसे जैसे समय बीतेगा देखिए घुलता चला जा रहा है, ये कैसा होता जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता चला जा रहा है, याद है ना। इसका मतलब इसके अंदर नमक के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स का साइज कैसा है, सेम। तो सेम है तो कैसा सोल्यूशन है, होमोजीनियस। तो जितनी तेजी से पानी डिफ्यूज होगा उतनी तेजी से नमक, बिल्कुल वैसी तो है पानी जैसा। पक्का रख देता हूँ, थोड़ी देर में और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और वहीं पर देखिए मैं फिर से उठा रहा हूँ, एल्कोहल में घुला नहीं था, अभी भी ट्रांसल्यूसेंट है, अभी भी ये देखिए थोड़ा सा आपको वाइटिश है इसके अंदर, देखिए भी हिलाता हूँ, देखिए नमक दिख गया होगा, घुला नहीं है, क्योंकि बेंजीन या एल्कोहल में सॉल्युबल नहीं था, मैंने आपको सिखाया था। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा? होमोजीनियस है। अब इसी नैनोमीटर को आप चाहें तो एंगस्ट्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंगस्ट्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा बेटा, 1 एंगस्ट्राम से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक आएगा, 10 एंगस्ट्राम तक। यानी 1 एंगस्ट्राम से 10 एंगस्ट्राम तक यदि पार्टिकल का साइज होता है तो हम बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा बनाता है बच्चा, ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत छोटा है। इसी को सेंटीमीटर या मीटर में बदल लीजिए तो 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10 यानी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर की रेंज यदि हुई तो समझ लीजिए सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस होता है।
अब जब ये होमोजीनियस है, ट्रू है, तो खास बात देखिएगा, खास बात ये है कि यदि मैं इसे पार्चामेंट पेपर पर डालूंगा तो ये पूरा का पूरा पानी की तरह डिफ्यूज हो जाएगा, यानी तेजी से डिफ्यूज हो जाता है ऐसे करके। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं एक बिल्कुल छोटा सा बच्चों वाला कि बताइए ये आपको विजिबल होगा या नहीं होगा, तो आप मुझे केवल इतना बता दीजिए, क्या इसके अंदर कहीं गलती से आपको नमक के पार्टिकल विजिबल हैं? नहीं। इसे आप माइक्रोस्कोप से देखें तब भी नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब ये पार्टिकल्स, हमेशा याद रखिए, नॉट विजिबल, इट इज नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं है थ्रू या इन अल्ट्रा, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। आप इसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहें तो बेटा आप इसे देख नहीं सकते, इतना ट्रू है, यानी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स के साइज। अब दूसरे पर आ जाते हैं, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब अपन बात करने जा रहे हैं किसकी? कोलाइडल सॉल्यूशंस की। यदि हम कोलाइडल सॉल्यूशन में बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन में बात करें तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जो ऊपर दिख रहा है, थोड़ा गंदा गंदा सा, तो गंदा गंदा दिख रहा है, इसका मतलब इसमें नमक के जो पार्टिकल उनका साइज थोड़ा बड़ा होगा, यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनका साइज कैसा होता है बेटा? थोड़ा बड़ा होता है। और ये वैल्यू कहाँ से शुरू होती है भाई? 1 नैनोमीटर तक तो नहीं है, लेकिन हाँ 1 नैनोमीटर से लेकर इसके हम आगे बढ़ जाते हैं और कहाँ तक? 1000 नैनोमीटर तक की बात कर लेते हैं। यहां तक यदि साइज है तो अब आपका सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन में आना, अब आपका सॉलिड पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन में आ जाता है। यदि इसे एंगस्ट्रॉम में देखें तो 1 नैनोमीटर का मतलब 10 एंगस्ट्रॉम होता है, और कहां तक है बेटा? 10 एंगस्ट्रॉम से 10⁴ एंगस्ट्रॉम तक का साइज है, तो हम बोलेंगे वो कैसा है? कोलाइडल है। इसी तरह से बेटा सेंटीमीटर में हम बोलेंगे यदि वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक आता है तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। अब ये बताइए, क्या ये बिल्कुल होमोजीनियस टाइप का है कि कुछ ओपेक सा हो गया? यानी हम ये कहते हैं कि उतना होमोजीनियस नहीं रहा जितना होना चाहिए, तो हम इसे होमोजीनियस ना मान के कैसा मान लेते हैं बेटा? इट इज सेड टू बी हेटेरोजीनियस। कैसा हो गया है? हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। अब पूछ रहा है ये पार्चामेंट पेपर से क्या तेजी से डिफ्यूज होगा? तो हम बोलते हैं बेटा नहीं। यदि इसको हम पार्चामेंट पेपर पे डालें तो ये ऐसे डिफ्यूज होगा, देखिए ऐसे। कहते सर ये आपने थोड़ा सा एरो नीचे क्यों निकाल दिया? यानी बहुत रेट डिफ्यूजिबिलिटी का कम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि क्या होता है बेटा, कभी कभी हम चाय छानते हैं तो दबा दबा के निकालते हैं ना, नीचे तो नीचे लटक सी जाती है थोड़ी पत्ती, बस ये उसी टाइप से है, मतलब नीचे गिरा नहीं है, फ्रीली गिर नहीं रहा है, ये फटाक से नीचे बूंदे गिरनी शुरू हो जाती हैं, तो ये फ्रीली डिफ्यूज नहीं हो पाता। कहते हैं सर क्या इसे हम विजिबल कर सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से? नहीं कर सकते बेटा, नॉट विजिबल, ये भी विजिबल नहीं है, इट इज नॉट विजिबल। यदि आप इसे भी देखना चाहें तो ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसको देखिए, क्या इसके अंदर आपको नमक के पार्टिकल विजिबल हैं? नहीं बेटा, हाँ थोड़ा ओपेक सा हो गया है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है उतना ज़्यादा, ट्रांसल्यूसेंट सा हो गया है, लेकिन फिर भी नमक के अलग अलग पार्टिकल्स हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, तो कहते हैं कि इसमें भी विजिबिलिटी नहीं। तीसरे नंबर पर आइए, यदि साइज और बड़ा होना शुरू हो जाए, आइए तीसरे नंबर पर आते हैं। कहते साइज यदि और बड़ा होना शुरू हो जाए, यानी ये ग्रेटर देन, कैसा हो जाए बेटा? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर हो जाए, ये हम ऐसे कहें कि ये ग्रेटर देन 10⁴ एंगस्ट्रॉम हो जाए, ये हम ये कहें कि ये ग्रेटर देन 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाए। हाँ बट ऑब्वियस है अभी भी कैसा रहेगा? हेट्रोजीनियस। कैसा होगा? हेट्रोजीनियस। लीजिए, कहते हैं इनका डिफ्यूजिबिलिटी किस टाइप की होगी? यदि अपन इनके डिफ्यूजिबिलिटी की बात करते हैं बेटा तो ये ऐसे होंगे, बिल्कुल ऊपर ही रुक जाएंगे, नीचे की तरफ झांकेंगे भी नहीं। पूछा जाए क्या ये विजिबल हैं? बिल्कुल विजिबल है, इन्हें आप नेकेड आइज से देख सकते हैं। ये बिल्कुल बेटा हमारे लिए कैसे हैं? विजिबल है। आइए मैं आपको जरा इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। ये देखिएगा,
मैंने इसमें घोल रखा है, एक्चुअली सस्पेंशन है ये, मैंने इसमें घोल रखा है चूना। देखो घोल के दिखाता हूँ, अब दिखेगा आपको। ये चूना है, मैंने इसमें घोल दिया है चूना। अब देखिए सस्पेंशन है, ये आपको होमोजीनियस दिख रहा होगा ना, बिल्कुल होमोजीनियस है इस समय, बिल्कुल मिल गया है, अच्छे से लग रहा है सर, ये तो कोलाइड जैसा बन गया है, होमोजीनियस बन गया है, जैसे आपने पीछे बनाया था ओपेक सा। बेटा हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हिल रहा है, हिलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा वेट करिए। वेट करिए थोड़ा सा, दिखेगा। क्या आपको लग रहा है कोई चीज़ है जो नीचे की तरफ बैठ रही है? विजुलाइज होने लगे हमें, और थोड़े विजुलाइज होने शुरू हुए हैं, देखते रहिए, देखते जाइए बस। थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना कुछ नीचे बैठ रहा है, सेटल डाउन हो रहा है। देखो पानी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है बेटा। देखो नीचे बैठ गया है चूना, नीचे बैठ गया है, आपको आइज से दिखाई देने लगा होगा। क्या आपको दिखना शुरू हो चुका है? अब नीचे बैठ गया, बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल देखो मस्त नीचे बैठा हुआ है। अभी देखो कितना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ऊपर का पानी, क्योंकि घुलाई नहीं है इसमें, नीचे बैठता, अभी भी बैठ रहा है। आप ये मत सोचिए बैठ चुका, अभी भी बैठ रहा है। जितना टाइम बीतता जाएगा उतना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। तो ये जो नीचे बैठ गया है जाके, बस ये आपको दिख रहा है ना, इसमें चूने के पार्टिकल विजिबल हो गए ना, यही सस्पेंशन है बच्चे, यही क्या है? सस्पेंशन। बैठ गया ना। अब देखो 2 मिनट रख देता हूँ तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है? थोड़ी देर रख देता हूँ, हिल रहा है मेरे हाथ में, रख दिया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बेटा। तो ये फर्क है ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन में। इसका मतलब ये है, देखो प्रेसिपिटेट की तरह नीचे बैठ गया, देखो किसकी तरह? प्रेसिपिटेट की तरह ये नीचे बैठ गया, दिख रहा है बेटा, जैसे प्रेसिपिटेट में होता है ना नीचे। तो ये जो स्टेट बीच वाली है कोलाइड, ये ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन, इनके बीच की एक स्टेट है, यदि आप ध्यान से देखें तो इसे तो बोला जाता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अलग कर दिया मैंने। पर यहां पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना बोल के कुछ और नाम देते हैं। कहते हैं कि यदि सॉल्यूट पार्टिकल का साइज एक डेफिनेट साइज में आ जाए, और वो डेफिनेट साइज मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, सब में आपके सामने लिखा हुआ है, इतना है, तो इस साइज को नाम दिया जाता है डिस्पर्स्ड स्टेट या डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड का मतलब है कि इसके अंदर फैला पड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा पर डिस्पर्स्ड है, फैला हुआ है नमक, जिसके कारण ये पानी आपको उतना साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा वाइट वाइट सा नजर आ रहा है, मिल्की मिल्की सा नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर फैला हुआ है। इस स्टेट को नाम दिया जाता है डिस्पर्स्ड स्टेट। यानी पूछा गया कोलाइडल सोल्यूशन है क्या, डिफाइन करिए। तो तीनों सोल्यूशन के एग्जाम्पल आपको समझ में आया है बेटा। अब कह रहे हैं व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन। एक्चुअली कोलाइडल सोल्यूशन था क्या? व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन? व्हाट इज अ कोलाइडल सोल्यूशन? तो हम ऐसे बोलेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन को कैसे बोलेंगे बेटा? ऐसे डिफाइन करेंगे, ए सोल्यूशन इन विच solute is present, या substance, solute की जगह substance बोल सकते हैं, substance is present in its कौन सी state? dispersed state और dispersion phase, dispersion phase किसमें? इन एनी सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को कहते हैं मीडियम, जिसमें ये डिस्पर्स स्टेट में है, तो इसे नाम दे दिया जाता है डिस्पर्जन मीडियम। लीजिए, यानी कुल मिला के हमने क्या बोला, ध्यान से समझना। हमने ये बोला कि जो हमारा एक सोल्यूशन होता है, इस सोल्यूशन में 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती है बेटा? एक सॉल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट। और इसी सोल्यूशन को हम थोड़ा सा बदल दें और हम इसे बोल दें कि ये हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूट को क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेस, और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन मीडियम। तो हम सोल्यूशन को बोल देते हैं कोलाइडल सोल्यूशन।
यानी कोलाइडल सॉल्यूशन वो है जिसमें कोई सब्सटेंस अपने डिस्पर्स्ड फेज में, और डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है जब उस पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁴ एंगस्ट्रॉम डायामीटर के बीच में होगा, उनकी डायामीटर का ये साइज होगा, और वो डिस्पर्जन मीडियम में पड़े होंगे, तो उसे बोल देंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या समझ में आया? यानी कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें आपका सॉल्यूट यानी सब्सटेंस प्रेजेंट है अपनी डिस्पर्स्ड स्टेट और डिस्पर्जन फेज में इन एनी डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड ए कोलाइडल सॉल्यूशन, उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन बनती है। अब वो कहता है कि हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की। किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा इनके क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब इनके क्लासिफिकेशन के ढेर सारे तरीके हैं, और सबसे पहला तरीका नंबर ए, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नेचर और स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, यानी जो डिस्पर्जन फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है उनकी अलग अलग नेचर या उनकी अलग अलग स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम इसे क्लासीफाई करते हैं। कुछ इस तरीके से समझिएगा। मैं किसका डिफरेंस देखूंगा? डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज का। तो मैं दोनों को लेने जा रहा हूं 1 by 1। तो सबसे पहले आई एम टेकिंग हेयर डीपी यानी डिस्पर्जन फेज, देन आई विल टेक हेयर डीएम यानी डिस्पर्जन मीडियम, देन आई विल टेक हेयर, कलर थोड़ा बदल लेता, आई विल टेक हेयर कोलाइड्स या नेम ऑफ CS लिख देता हूं थोड़ा शॉर्ट में, कोलाइडल सॉल्यूशन। द नेम ऑफ CS यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, और सबसे लास्ट में यहां पर अपन लिख लेंगे एग्जाम्पल्स। क्या लिख देंगे बेटा? एग्जाम्पल्स। देखिए बचपन से आपको ये सिखाया गया है, कैसे लिखेंगे ये सीखिए पहले। हमेशा डिस्पर्जन फेज सॉलिड लीजिए, सॉलिड लीजिए, सॉलिड लीजिए, 3 ही फेज पॉसिबल है भैया। याद रखिए फेज का मतलब मैं क्या ले रहा हूँ? सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ। सॉलिड हम इसे लिक्विड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, हम इसे गैस भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं। नीचे भी आप गैस लिख सकते हैं, पर मैंने लिखी नहीं है, कारण अभी बताता। यानी हमारा डिस्पर्जन फेज सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, गैस। अब डिस्पर्जन मीडियम को आप क्या करिए? एक एक अल्टरनेट लीजिए। अल्टरनेट का मतलब समझना भैया कि यहाँ सॉलिड लिया है तो फिर लिक्विड लीजिए, गैस लीजिए, फिर से सॉलिड लीजिए, लिक्विड लीजिए, गैस लीजिए, फिर से सॉलिड लीजिए, लिक्विड लीजिए, गैस लीजिए। अब यदि ये दोनों गैस हो गए, गैस इन गैस, तो याद रखिए गैस और गैस कभी भी कोलाइड नहीं बनाते, ये हमेशा होमोजीनियस होते हैं, ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, इसीलिए हम गैस इन गैस नहीं लेते। अब अपने को यहीं से नेम ऑफ कोलाइड्स चाहिए। अब कोलाइड के नाम क्या होंगे सुनिएगा। यदि सॉलिड सॉलिड होता है तो इसे बोला जाता है सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल। और यदि ये है सॉलिड इन लिक्विड तो इसे बोलते हैं सोल। याद रखिए सॉलिड इन सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड सोल, सॉलिड इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉलिड इन गैस। यदि डिस्पर्जन मीडियम गैस हो तो इसे हमेशा एक ही नाम देते हैं बेटा, कॉल्ड एरोसॉल। यानी यदि गैस है, एयर समझ लो एक तरह से, तो इसका नाम हमेशा एरोसॉल होता है। क्या नाम होता है? एरोसॉल। यदि गैस है, जैसे यहां पे आता है गैस है ना, तो यहां पर भी इसका नाम क्या आएगा? एरोसॉल। क्या नाम आएगा? एरोसॉल। और इसी तरह से जब भी ये सॉलिड होता है तो हमेशा इसका नाम होता है सॉलिड सोल। क्या नाम होता है? सॉलिड सोल। जब भी सॉलिड होगा तो नाम होगा सॉलिड सोल। ठीक है, बाकी के नाम देख लेते भैया। यदि लिक्विड इन सॉलिड है तो इसे शायद जानते हो, इसे अपन जेल कहते हैं। और लिक्विड इन लिक्विड हो तो बड़ा फेमस है वर्ड, दूध पढ़ते हैं, इमल्शन। क्या पढ़ते हैं? इमल्शन। क्लियर। और सबसे लास्ट में यदि गैस इन लिक्विड है तो इसे हम लोग
फोम कहते हैं। तो ये इसके नाम है बेटा। कहते सर इसके नाम को याद करने का क्या कोई तरीका है? तो चलिए मैं इसके नाम को याद करने का एक तरीका, ट्रिक आपको देता हूं। वो ट्रिक क्या है सुनिए, ऐसे याद रखिएगा। सो 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 यानी सो सो साले और सो, सो सो साले और सो, और सो 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 यानी सोने को कह रहे हैं, स्लीव वाला। सो सो साले और सो, सो सो का मतलब सॉलिड सोल, साले यानी सोल, और सो एरोसोल, और सो एरोसोल। समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? जेल है, क्या है? जेल। जेल है, जेल है का मतलब जल, जेल है। इसमें और सो, इसमें, इसमें क्या बोला मैंने? इसमें, याद रखिएगा, इसमें, इसमें। इसका मतलब इमल्शन, ईएम, इमल्शन। इसमें इमल्शन, ईएम, इमल्शन। याद रखना, इसमें और सो, और सो, और सो, सो 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 फॉर्म के गद्दे पे सो, सो सो फॉर्म, सो सो फॉर्म पे सो। क्लाइन बन गई पूरी। फिर से सुनना, इसे याद कर ले। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, ऐसे करके। कैसे? सो सो सॉलिड सोल, साले सॉल, और सो एरोसोल, और सो जेल है, जेल, जेल है। इसमें, इसमें याद रखना बस, इमल्शन, इमल्शन, इसमें। और सो यानी एरोसोल, और सो सो बोल रहा, सो बेटा, सो खूब सो, जैसे पिताजी कहते हैं ना, सो खूब सो, और सो। तो कह रहा सो 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 फॉर्म पे सो, तू फॉर्म के गद्दे पे सो। चल समझ में आ गया होगा, सब सोते रह गए। फिर से सुन ले। सो सो सॉलिड सोल, साले सॉल, और सो एरोसोल, जेल है जेल, इसमें इमल्शन, जेल है इसमें, और सो एरोसोल, सो सॉलिड सोल, फॉर्म पे सो, फॉर्म। क्या क्लियर है बच्चे इतनी बात? अब सवाल उठता है एग्जाम्पल्स क्या होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स क्या होंगे। तो अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए जैसे आपने सुना होगा, एग्जाम्पल में आइए, जैसे रूबी, माणिक जिसे कहते हैं, पर्ल मोती, PEARL पर, या जेम स्टोन्स जो होते हैं, जेम स्टोन समझते हैं ना? अरे यही महंगे पत्थर, नीलम, पन्ना, जेम स्टोन, ये सारे के सारे क्या हैं? सॉलिड सोल्स, सारे सॉलिड। अब सॉलिड इन लिक्विड, किसी सॉलिड को लिक्विड में घोल दिया गया। कितना आसान होता है देख, सॉलिड को लिक्विड में घोल के पता नहीं अपन क्या क्या बना लेते हैं। हम लोग ये बना देते हैं पेंट्स, वो जो दरवाजों पे घरों में किए जाते हैं बेटा, ये वो वाले हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं, सेल फ्लूइड जिन्हें कहते हैं आप लोग, बॉडी फ्लूइड्स कैसे कोलाइड्स होते हैं बेटा? सोल, सॉलिड इन लिक्विड, यही होते हैं ना। अब एरोसोल पे आ जाए, इससे तो कोई आसान होता ही नहीं। एरोसोल में कौन आ जाएगा? जैसे एरोसोल में आ जाएगी डस्ट, धूल, स्मोक। स्मोक, मैं स्मोक को पहले लिख दूं, DS की जगह SD लिखना अच्छा लगता है मुझे। स्मोक पहले लिखना चाहता हूं, कहां से हटेगा, लिखूंगा यही, कोई चिंता की बात नहीं है। स्मोक एंड डस्ट। अब देख, डस्ट क्या है, धूल क्या है? थोड़ी मिट्टी ले, हवा में उड़ा दे। मिट्टी क्या है? सॉलिड। हवा क्या है? गैस। तो मिट्टी इन सॉलिड, डस्ट। स्मोक क्या है? कार्बन पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल सॉलिड, गैस यानी एयर, क्या बन गया? स्मोक बन गया बेटा, ठीक है। आ जाए, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड क्या है? जेल, जेलीज। चीज, पनीर, पनीर तो देखा होगा, क्या है? चीज, कलर बदल लो बस, क्या है? चीज, चीज। कर्ड, CURD, कर्ड, दही। कभी देखना सॉलिड होता है, बिल्कुल ठोस सा जम जाता है, ऐसी पनीर देखिए ठोस सा होता है और उसके अंदर पानी निकलता रहता है। आप कभी पनीर पकड़ी, पानी निकलता रहता है अंदर से। तो पानी क्या है? डिस्पर्जन फेज उसके अंदर, और जो मीडियम है, जो ज्यादा है, वो कौन है? सॉलिड है बेटा। क्लियर? ऐसी दही को कभी खरीदने जाइए बाजार से, तो गाढ़ा गाढ़ा दही हाथ पे रख देता है, मस्त वाला, समझ गए होगे तुम अच्छे बच्चों। लिक्विड इन लिक्विड यानी इमल्शन। इमल्शन कौन होते हैं? देखो कॉमन इमल्शंस में आते हैं जैसे मिल्क,
मिल्क यानी दूध। इमल्शन की बात कर रहा हूं, जैसे बटर, हल्का सा गर्म करो, बटर में देखे जरा सा गर्म करो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट, लिक्विड ही लिक्विड है सब, जैसे बटर। व्हाट इज हेयर? बटर। जैसे आपकी हेयर क्रीम्स आती है, लोग बालों में लगाते हैं, देखी होंगी हेयर क्रीम। जैसे हेयर क्रीम्स, हेयर क्रीम्स, ये सारे के सारे क्या हैं? इमल्शन से। अब आ जाओ एरोसॉल, लिक्विड इन गैस, यानी लिक्विड आपका फेज है और गैस आपका मीडियम। वो फॉग, मिस्ट, क्लाउड, कोहरा, कुहासा, बादल, ये सब क्या है? क्या बोला मैंने? फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ये सब क्या है? CLOUD, क्लाउड। ये सब क्या है बेटा? एरोसॉल्स। क्या है सारे? एरोसॉल्स। और भी बहुत सारे होते हैं लिक्विड गैस में, देखो होगा स्प्रेज जो आते हैं, देखे ना, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज या लोग डिओड्रेंट वाले स्प्रेज, वो सब यही होते हैं एरोसॉल्स। अब आ जाइए सॉलिड सॉल्ट, फेज गैस है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, यानी सॉलिड में कोई गैस है, जैसे कॉर्क, याद है ना कॉर्क होती है, कलर कलर, ये नहीं होगा, ये ले लेते, जैसे कॉर्क। अब मेरे पास है नहीं, मैं आपको दे के दिखाता हूँ, दब जाती है, थोड़ा तेज दबा। कॉर्क, रबर, रबर, ये। आगे आ जाइए बेटा, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, शेविंग क्रीम याद करिए, याद है? अच्छा, गैस इन सॉलिड का एक एग्जांपल और याद दिलाओ, प्यूमाइस स्टोन देखा है कभी? वो जिससे पैर रगड़ते हैं लोग, वो भी गैस इन सॉलिड होता है, उसमें गैस भरी होती है अंदर, मतलब होल्स होते हैं छोटे छोटे, में कह दो, लिख दो उसको भी प्यूमाइस स्टोन, लिख देता हूँ कहीं, कहाँ जगह है, प्यूमाइस स्टोन, जगह बड़ी कम पड़ जाती है, चलो शॉर्ट में लिख दो प्यूमाइस स्टोन, कलर से ही पहचान लेना, सबसे लास्ट में वाइट ले आता हूँ। चल भाई आजा, सबसे लास्ट में कौन है? गैस इन लिक्विड फॉर्म। ये कौन होता है? जैसे सोप का झाग, सोप का झाग, फ्रोथ, सोप का जो झाग होता है, झाग किसी भी टाइप का हो, यही होगा गैस इन लिक्विड। इसके अलावा शेविंग क्रीम देखिएगा कभी, विप्ड क्रीम जिन्हें कहते हैं, शेविंग क्रीम या जिन्हें विप्ड क्रीम कहते हैं, थोड़ा पानी मिलाइए, क्रीम को गीला करते हैं ना, वो ब्रश और रगड़ते हैं तो फूलती चली जाती है, विप्ड क्रीम। ये सारे एग्जाम्पल। अब देखिए, इन एग्जाम्पल को याद करने की भी अपने आप में भाई एक ट्रिक होती है। इन एग्जाम्पल्स को भी याद करने की अपने आप में एक ट्रिक होती है। देखिए, डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम, नेम ऑफ कोलाइड्स, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इतना तो हमने याद कर ही लिया। कैसे लिखेंगे? पहले फेज, कैसे? सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। 3 बार गैस लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गैस इन गैस हमेशा याद रखिए ट्रू सोल्यूशन होता है, कोलाइड नहीं होता, ठीक। मीडियम कैसे लिखेंगे? हमेशा सॉलिड लिक्विड गैस, यहीं से शुरू करेंगे, सॉलिड से, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। क्लियर है इतना? अब कैसे लिखोगे? सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल, उसको याद कैसे करोगे? उसमें से सो साले और सो, जेल है इसमें और सो फॉर्म के गद्दे पे सो, ऐसे करके बोल दिया। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। अब देखो, इसे याद करना भी बड़ा आसान है, इसकी भी अपनी एक ट्रिक है। ऐसे, रूबी प्यारी जान सुनो, रूबी प्यारी, रूबी प्यारी, रूबी से रूबी, प्यारी से पर, जान सुनो, जान सुनो, जेम स्टोन्स, जान सुनो, क्या सुनो? कहते हैं पेंट एंड बॉडी फ्लूइड्स। उसने बोला है पेंट एंड बॉडी फ्लूइड में, पेंट एंड बॉडी फ्लूइड में। आगे क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। SD, हिंदी में बोलूंगा सड़े, SD यानी सड़े, सड़े, सड़े मतलब खराब, SD, S से स्मोक, D से डस्ट, सड़े, इसीलिए मैंने स्मोक इधर कर दिया था। फिर से सुनना, रूबी प्यारी जान सुनो, रूबी प्यारी, ओके, और मेरी जान, ऐसे, रूबी प्यारी जान सुनो, रूबी पर जेमस्टोन, क्या सुनो? पेंट, बॉडी फ्लूइड्स में, सड़े, SD, सड़े। अब क्या क्या सड़ा हुआ है देखते रहना, सड़े लिखते रहना साथ साथ। चीज, कर्ड, दूध, बटर, हेयर क्रीम थे।
ये सब उसमें थे सड़े हुए, चीज़ था, कर्ड था, मिल्क था, बटर था, हेयर क्रीम थे। लेकिन एफएमसी ने, थोड़ा ऊपर कर दो, बट एफएमसी ने इन्हें लेने से मना कर दिया। यानी ऐसा बॉडी फ्लूइड नहीं चाहिए जिसमें सड़ा हुआ चीज़ भरा हो, कर्ड भरा हो, मिल्क भरा हो, बटर भरा हो, हेयर क्रीम हो, ठीक है। तो एफएमसी क्या हुआ सर? ये एफएमसी हुआ बेटा एफ से फॉग, एम से मिस्ट, सी से क्लाउड, मना कर दिया। यानी अपने को ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और फिर क्या बोला सुनना, उन्होंने बोला कॉर्क, रबर, प्यूमाइस स्टोन, कॉर्क, रबर और प्यूमाइस स्टोन को साबुन के झाग से धो के सेव कर दिया। कॉर्क, रबर, प्यूमाइस स्टोन को साबुन के झाग से धो दिया और सेव कर दिया। सेव यानी सुरक्षित जिसे बोलते हैं, सेव यानी अपन शेव बोलेंगे, शेव कर दिया। यानी एग्जाम्पल देखिए, एक लाइन में पढ़ते हैं सारे के सारे। तो मैं एक लाइन में लिखने जा रहा हूं। यहां पे क्या बोला था मैंने, सुनते रहना ध्यान से। मैंने बोला था रूबी, रूबी प्यारी, रूबी प्यारी, स्पेलिंग सही कर दो, रूबी प्यारी, प्यारी जान सुनो। रूबी का मतलब रूबी है, प्यारी का मतलब पर, PEARL पर, GS का मतलब पता समझ गए, जेम स्टोन्स। रूबी प्यारी जान सुनो, ठीक है। क्या सुनो? ये पूरा हो गया पहला, पैंट एंड बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड ये हो गया दूसरा, में। अब मैं ऐसे ही लिख दिया, पॉइंट एंड बॉडी फ्लूइड में क्या? सड़े हुए, सड़े हुए, सड़े यानी S से स्मोक, D से डस्ट। कैसे बोला? सड़े, सड़े यानी SAD, सड़े, ऐसे S और D काम के हैं बस, स्मोक एंड डस्ट, सड़े। अब सड़े क्या मिलते हैं? मैंने क्या बताया था? सड़े, ये खत्म हो गया है यहां तक देख। सड़े, सड़े क्या मिलते हैं? क्या बोला था बेटा? सड़े चीज, कर्ड, ठीक, ये खत्म हो गया है कर्ड। और क्या मिलता है? बटर, मिल्क और हेयर क्रीम, हेयर क्रीम ऊपर कर दो, हेयर क्रीम हैं या मिलते हैं, कुछ भी लिख दे, हेयर क्रीम मिलते हैं। कहानी को कलर बदल देता हूं, मिले, बस इतना बहुत है। मिल्क है, ये भी मिले से भी मिल्क समझ सकते हैं, मिले। तो एफएमसी ने, एफएमसी ने मतलब एफएमसी, फॉग, मिस्ट, क्लाउड ने मना कर दिया। ठीक है, मना कर दिया, ठीक, बस इतना बहुत है। तो इसने क्या किया? अब सुनना आगे, सोप, फ्रोथ ये सब था ना, तो इसने क्या किया जरा याद करना, कलर फिर बदल रहा हूं। इसने बेटा क्या किया? इसने कॉर्क, रबर, सबके नाम बोल रहा हूं, प्यूमाइस स्टोन, प्यूमाइस स्टोन ये भी खत्म हो गए, को साबुन, सोप से धो के या झाग से धो के सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब देखना, सोप यानी सोप का झाग, सेव यानी शेविंग क्रीम, कॉर्क, कॉर्क है, रबर, रबर है, प्यूमाइस स्टोन है, एफ फॉग है, मिस्ट है, एक लाइन बन गई। तो रूबी प्यारी जान सुनो, पेंट एंड बॉडी फ्लूइड ने सड़े चीज, कर्ड, बटर, मिल्क, हेयर क्रीम मिले, ठीक है, मिले। तो एफएमसी यानी फॉग, मिस्ट, क्लाउड ने कॉर्क, रबर, प्यूमाइस स्टोन को साबुन के झाग से धोके, बोल तो ज़्यादा अच्छा, साबुन के झाग से धोके सेव कर दिया। अब ये लाइन याद रही तो ठीक है, नहीं याद रही तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं, याद कर ही लोगे। अब मैंने कोशिश की है ट्रिक बनाने की भाई, अब इतने एग्जाम्पल होते हैं उन पर ट्रिक बनाना थोड़ा तो मुश्किल काम होता ही है बेटा। चलिए, क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, फॉग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ, और कभी कभी बटर में आपको वो कंफ्यूज भी कर देता है कि बटर क्या है, इमल्शन है या जेल है, क्योंकि कभी कभी बटर को इमल्शन के साथ साथ जेल में भी लिखा जाता है।
तो वो कहते हैं बटर को फ्रिज में रख दो तो कैसा हो जाता है, जेल जैसा, सॉलिड हो जाता है बहुत ज़्यादा, पर इस बटर को बाहर कर दो तो ये सॉफ्ट हो जाता है। तो बटर में बड़ा कन्फ्यूज़न है। अब सवाल उठता है सर बटर के एग्जाम्पल में कभी हमसे पूछा जाए जेल है या इमल्शन, तो आप एक काम करिएगा, यदि ऑप्शन में जेल भी हो और इमल्शन भी हो तो आप हमेशा याद रखिए आप इमल्शन को टिक करेंगे, जेल को नहीं। लेकिन बटर एग्जाम्पल हो, इमल्शन ऑप्शन में ना हो और जेल ऑप्शन में हो तो आप जेल को टिक करेंगे बटर के लिए। बटर इमल्शन है लेकिन जेल की तरह भी बिहेव कर देता है। तो याद रखिए यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है बटर इज, ऑप्शन में जेल भी है इमल्शन भी है, इमल्शन टिक करेंगे, ऑप्शन में जेल है इमल्शन नहीं है तो आप जेल टिक करके आएंगे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि बटर के साथ बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। लीजिए, तो ये था पहला क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन नंबर 2 पर आते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। यानी डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर हम कोलाइड्स को फिर से 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट, कौन कौन सी कैटेगरी हैं? सबसे पहले नंबर पर जो आता है इसमें उसे बोला जाता है लायोफिलिक। क्या बोलते हैं बेटा? लायोफिलिक, या इसी का दूसरा नाम दिया जाता है इंटरिंसिक कोलाइड्स। ये पहला है इंटरिंसिक कोलाइड्स। थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इसे एक इधर कर देता हूं, लायोफिलिक और इंटरिंसिक कोलाइड्स पहला। और दूसरा आता है पड़ोस में जिसे हम बोलते हैं बेटा बी नंबर, इट इज लायोफोबिक और एक्सट्रेंसिव कोलाइड और एक्सट्रेंसिक कोलाइड्स। 2 तरह के हैं। अब ये लायोफिलिक और लायोफोबिक, इनके मतलब समझ लेते हैं बड़ा आसानी से, ध्यान से सुनना बेटा। लायो का मतलब है सॉल्वेंट, फिलिक का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रोफिलिक, याद आया, इलेक्ट्रॉन लविंग। इसका मतलब लायोफिलिक बेटा वो होते हैं जिन्हें हम बोलेंगे सॉल्वेंट लविंग, यानी इन्हें सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट का मतलब होता है डिस्पर्जन मीडियम से बड़ा प्यार होता है, अफेक्शन होता है। अब यहां पे आजा पड़ोस में, आपने इसे क्या बोला है? लायोफोबिक, फोबिक यानी फोबिया, तो लायो का मतलब हो गया सॉल्वेंट और फोबिक मतलब फोबिया, डरने वाले, तो हेटिंग कह सकते हैं या रिपेलिंग कह सकते हैं। यानी सॉल्वेंट का मतलब होता है डिस्पर्जन मीडियम से रिपेल होते हैं, यानी उससे हेट करते हैं, नफरत करते हैं। ये डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट लविंग होते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। तो लायोफिलिक का मतलब होता है बेटा सॉल्वेंट लविंग और लायोफोबिक का मतलब होता है सॉल्वेंट हेटिंग। अब सर यदि सॉल्वेंट लविंग है तो जैसे ही आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालोगे, लविंग है, तुरंत मिल जाएगा, यानी आप इन सॉल्यूशंस को आराम से बना सकते हैं। यही तो मतलब है, यानी कैन फॉर्म्स इजीली, इन्हें आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ समस्या भैया, यहाँ अपन डिस्पर्जन फेज को ला के डाल, लेकर ना जाओ, ना जाओ, ना लेने को ही तैयार नहीं है, यानी आसानी से नहीं बनता, तो हम कहते हैं कैन नॉट फॉर्म इजीली, इन्हें हम आसानी से नहीं बना सकते। क्लियर? तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे। तो इसमें बताइए डीपी और डीएम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है या ज्यादा? ज्यादा है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है या ज्यादा है? कम है या है ही नहीं। अब समझना भाई, कहानी को ध्यान से सुनना। ये कुछ ऐसा है कि अपन लोग डिस्पर्जन फेज है, समझना, ठीक है,
और हम किसी के घर जाते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, अब उसका घर से मिलते हैं पहले चल के। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी जो बेटा बोर्ड पे लिखी है, पक्का? इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ। देखो, मैं एक तो ले रहा हूं पहला वाला जिसे आपने नाम दिया है लायोफिलिक, एक साइड में, और एक साइड में ले रहा हूं बेटा दूसरा वाला जिसे आपने नाम दिया है लायोफोबिक, ये वाला है। अब ध्यान से सुनना क्या समझाने जा रहा हूं, बस थोड़ी देर टाइम काटेंगे। ये घर है, बढ़िया बड़ा सा घर है, ये इसका एंट्रेंस है, ये इसमें कमरे बने हैं, 1 कमरा, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, 5 कमरे, 6 कमरे, और ये खूब बड़ी सी अपनी डाइनिंग है। घर है मस्त बढ़िया 6 कमरे का। सब समझना क्या होता है, ये आप है, आप यानी डिस्पर्जन फेज, और ये पूरा सब कुछ जो है इस घर के अंदर ये पूरा डिस्पर्जन मीडियम। अब हम घर गए, सपोज करो हमारी मौसी हैं या हमारे मामा हैं या हमारे चाचा हैं, चाची हैं, बुआ हैं, कोई भी एक मान लेते हैं, मौसी पकड़ लेते हैं, चल भाई मौसी। तो मौसी को हमसे बड़ा प्यार है क्योंकि हम उनकी बहन के बेटे हैं, और जो मौसी के बच्चे हैं वो भी हमसे बड़ा प्यार करते हैं, और उन सबका अपना अपना परिवार है, यानी मौसी के बच्चों का परिवार है। तो ये कमरा मौसी का पहला लड़का रहता है, यहाँ दूसरा लड़का, यहाँ तीसरा लड़का, यहाँ चौथा लड़का, यहाँ मौसी की लड़की रहती है, और यहाँ पे मौसी और मौसा जी रहते हैं। एक कमरे में सब बटे हुए हैं, ठीक है, सब अपने अपने घर में। अब देखो आप घर के अंदर आए, समझिएगा, आप घर के अंदर पहुंच गए। ये कौन है? डीपी, डिस्पर्जन फेज। जैसे ही आप घर के अंदर पहुंचे, इन सब को आपसे बड़ा प्यार था, सब कूद कूद के बाहर आए, भाई बिट्टू आया है, बिट्टू आया है, बिट्टू आया है। सबने चारों तरफ से आपको घेर लिया। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सब गले लगने लगे, किसी के आपने पैर छुए, कोई आपके गले लगा, अरे मेरा बिट्टू आया, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, ये करो वो करो। कुछ समझ में आया? तो ये अट्रैक्शन आसान है ना, सब कुछ इसी से आ जाएगा, देखना, ये अट्रैक्शन। अब दूसरे केस पे आ जा। क्या आप आए, ठीक, दरवाजा खोला, बिट्टू है, बंद कर लिया, समझना, धकेल नहीं रहा, भगा नहीं रहा कि भाग जाओ, इसने दरवाजा खोला, बिट्टू बिट्टू, किसी ने भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, सबने दरवाजे बंद कर लिए। मौसा जी निकल के, और बेटा ठीक हो, घर में सब बढ़िया? अब बता, यहाँ पे अट्रैक्शन यानी प्यार है या नफरत? तो नफरत सी नजर आई, हेटिंग नजर आई। कैसा बन गया? लायोफोबिक। क्लियर है? कुछ समझ में आया? अब होगा क्या इसका रिजल्ट, नतीजा क्या आएगा? तो मैं इसका देखना चाहता हूं नतीजा क्या आएगा। तो आइए जरा नतीजे से मिलना चाहते हैं, एक एक करके ध्यान से देखना नतीजा क्या आएगा। मैं इसको हटा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। नतीजा देख भाई, इधर से शुरू कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट कहता है स्ट्रॉन्ग। कैसा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच? डीपी एंड डीएम। यस और नो? है आसान। अब मैं इधर आ जाऊंगा बच्चे, इस साइड में क्या बोलूंगा? नो अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, यहां कोई अट्रैक्शन हमें नजर नहीं आया। अब ध्यान से सुनना, इधर की तरफ सब अपनी अपनी टेंशन में रहे होंगे। हर घर में सबको टेंशन होती है भैया, है ना, सर पे खोपड़ी पे सबके टेंशन धरी है। अब ये डीएम है यानी डिस्पर्जन मीडियम है, जैसे पानी है, पानी को अपनी टेंशन होती है, सरफेस टेंशन। कौन सी टेंशन? सरफेस, जो पानी के सर पे रहती है, ऊपर रहती है, सरफेस टेंशन। तो जैसे ही बिट्टू आया सब खुश हो गए, सब खुश हो गए तो अपनी अपनी टेंशन भूल गए, तो टेंशन हो गई कम। तो हम कहेंगे कि इट डिक्रीज द सरफेस टेंशन, इसने सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर दिया। लेकिन यहां पर जो सरफेस टेंशन थी उस पर कोई फर्क नहीं आया, वो जैसी पहले थी वैसी ही बाद में है। सब अपनी अपनी टेंशन में उलझे हुए हैं, यानी अनअफेक्टेड, या मैं बोलूं सरफेस टेंशन रिमेंस से, अरे या बोल दूं सरफेस टेंशन, एसटी यानी सरफेस टेंशन रिमेंस सेम। किसकी? डिस्पर्जन मीडियम की, जैसी पहले थी वैसी बाद में। अब बताइए, ये सब इकट्ठे हो गए,
जब इकट्ठे हो गए तो पास पास आ गए, कंसंट्रेशन बढ़ गई, यानी एकदम से बढ़ जाती है क्या, विस्कोसिटी। क्या बढ़ गई, विस्कोसिटी, यानी इट, इन लिख गया गलती से, इट इंक्रीज द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। इसने एकदम से विस्कोसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पर यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, विस्कोसिटी पर नो इफेक्ट, जैसी पहले थी भैया वैसी रही, ना बढ़ रही है ना घट रही है, कुछ नहीं हो रहा, जैसी थी वैसे ही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसने विस्कोसिटी को क्यों बढ़ा दिया, पास पास आ गए सब, गले लग रहे, कंसंट्रेशन बढ़ गई, एकदम से कमरा भर गया तो विस्कोसिटी बढ़ गई। यहां विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कोई खोल के आया ही नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, चल भाई अगले पॉइंट पर आ जा। इतने में समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अब यहां पे देखना ध्यान से, जब आप आए हैं तो इधर के जो पार्टिकल्स थे क्या वो गुस्सा होंगे, क्या एकदम चार्ज हो जाएंगे, भैया ऐसा नहीं भैया, बड़ा नॉर्मल कूल रहेंगे। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स, सॉरी, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे सीपी यानी कोलाइडल पार्टिकल्स, मे और मे नॉट हैव चार्जेस, ये चार्ज नहीं हुए, हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत खुशी से चार्ज हो गए। पर भैया यहाँ पे जैसे ही आओगे तुरंत चार्ज हो जाओगे, गुस्सा आएगी, कोई मिलने ही नहीं आया, तो हम कहते हैं यहाँ जो कोलाइडल पार्टिकल यानी डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स हैं, हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, चार्ज हो जाएंगे, एकदम से क्या होगा, गुस्सा आएगा, खूब सारा चार्ज आ जाएगा एकदम से भाई। चल कोई बात, अब यहाँ पे वापस आ जा, ये बता, अब ऐसे घर में हम आए फिर हम वापस चले गए, क्या दोबारा ऐसे घर में आएंगे जहाँ इतना प्यार मिलेगा, हाँ, यानी आना जाना लगा रहेगा, जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे, यानी ये होंगे रिवर्सिबल कोलाइड्स। कैसे होंगे, रिवर्सिबल कोलाइड्स। ऐसे घर में एक बार गए, इतनी नफरत मिली, क्या दोबारा जाओगे, बिल्कुल नहीं, तो ये होंगे इर्रिवर्सिबल कोलाइड्स। वो हैं रिवर्सिबल और ये हैं इर्रिवर्सिबल कोलाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, बात कर रहा है स्टेबिलिटी की, बात कर रहा है स्टेबिलिटी की, मोर स्टेबल। क्यों स्टेबल, इतना प्यार मिला है, इतना अट्रैक्शन मिला है, अट्रैक्शन यानी एनर्जी का लॉस हुआ है। सोच के देख, चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है, क्या बाहर का कोई इलेक्ट्रोलाइट आके इसका कुछ उखाड़ पाएगा, इसको कोगुलेट कर पाएगा, नहीं, तो ये सेफ है। क्यों सेफ है, मोर स्टेबल, क्योंकि चारों तरफ से डीएम पार्टिकल्स ने इसे घेर लिया है। मोर स्टेबल बिकॉज सराउंडेड बाई डीएम पार्टिकल्स, क्योंकि डीएम पार्टिकल्स ने इसे चारों तरफ से सराउंड कर लिया है, तो कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां पर आ जा भैया, यहां पे ये स्टेबल नहीं है, यानी कोई मारने आएगा तो कोई बचाने भी नहीं आएगा, सब अपने अपने घर में है, तो ये कैसा है, लेस स्टेबल या अनस्टेबल, जो भी कहना चाहे, कैसा है, लेस स्टेबल। ठीक है, अब सोच, यदि ये वाटर है डिस्पर्जन मीडियम और आपके पार्टिकल ने सराउंडेड कर लिया है, तो क्या इस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कह सकते हैं, यानी सॉल्वेशन इज टेक्स प्लेस। तो यहां डीपी पार्टिकल सॉल्वेटेड हो गए हैं, ये लेस स्टेबल है, यानी यहां पे नो सॉल्वेशन, कोई सॉल्वेशन नहीं हुआ, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल ने इसे चारों तरफ से बिल्कुल भी सराउंड नहीं किया है, बिल्कुल भी बेटा घेरा नहीं। क्या इतनी बात समझ में आई है? थोड़ा सा आगे चलते, कुछ प्रॉपर्टी हैं जिन्हें हम आगे सीखेंगे, अभी बस केवल लिख देता। कहते हैं शोज वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा, और नो टिंडल इफेक्ट। क्या होता है आगे सीखेंगे प्रॉपर्टीज में, बस इस प्रॉपर्टी को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। बहुत कम या ना के बराबर टिंडल इफेक्ट होता है, पर इसमें बड़ा एटीट्यूड है। शो
टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट को उछल उछल के दिखाना चाहेगा, कहेगा देखो हमारे पास कितना ज़्यादा टिंडल इफेक्ट है। तो ये खूब सारा टिंडल इफेक्ट हमें दिखाता है, पर इस वाले में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। अब देख बड़ी सिंपल सी बात है, हमें दोनों को प्रिपेयर करना है, बनाना है। तो मैंने आपको बताया था ये आराम से बन जाता है। तो इट इज प्रिपेयर बाय सिंपल मिक्स। बस केवल मिला दीजिए। जैसे ही आप मिलाएंगे बेटा, उनके बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, सब घर से निकल के बाहर आ गए थे। तो सिंपली मिक्स करिए, आराम से बन जाता है। पर यदि हम इसकी बात करें बेटा यहाँ पर, तो ये ऐसे नहीं बनता। तो ये प्रिपेयर बाय स्पेशल मेथड्स। यदि इसे बनाना है तो कुछ स्पेशल मेथड्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो बेटा स्पेशल मेथड्स क्या होंगे ये हमें देखना है। अब ध्यान से सुनिएगा, दो बातें और है, बस ज़्यादा नहीं बची। ध्यान से सुनिएगा। आपको चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, बाहर से कोई झांक के आपको देख पा रहा नहीं, तो इसका मतलब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो आप विजिबल होंगे कि इनविजिबल होंगे? तो नॉट विजिबल। यहां आप कम विजिबल हैं, यानी लेस विजिबल है, ऐसे बोल, नॉट विजिबल या लेस विजिबल। पर यहां पे यू विल मोर विजिबल और से विजिबल। यहां विजिबल है, लेकिन किससे? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। ये नहीं कि खाली आंखों से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। खाली आंखों से आपको कोई नहीं देख सकता है, यहाँ तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पा रहे भाई। इतना हो गया, पता नहीं कितने पॉइंट हो गए, कुछ ज़्यादा ही होगा। सबसे लास्ट में एग्जाम्पल की बात करते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सोल होते हैं वो लायोफिलिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखना, जैसे स्टार्च, जैसे जिलेटिन, जैसे सेलुलोस, जैसे सोप लेदर। सोप का जो झाग है, सोप लेदर, सोप लेदर, ठीक है, सेलुलोस, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? इसमें। अब हम इसकी बात करें तो इसमें, अरे भाई, अब हम इसकी बात करें तो इसमें आते हैं मोस्टली, बिल्कुल वैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे इनऑर्गेनिक लेते हैं मटेरियल्स, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल में थोड़ा सा मैं कुछ लेके दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं सिंपल से मेटल्स, सिंपल मेटल ऑक्साइड्स। भाई मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वो यही तो होंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह, मेटल सल्फाइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लीजिए, ये हैं आपके पास ढेर सारे एग्जाम्पल। मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर दूं, मुझे खुद ही नहीं ध्यान मैंने कितने पॉइंट्स आपको बता डाले। चलिए, कुल मिला के ये हैं भैया लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो मैंने आपको बताया ये डिस्पर्जन फेज था, इसके अंदर पार्टिकल आए तो उन्होंने एकदम से अट्रैक्शन शुरू कर दिया। यदि अट्रैक्शन शुरू कर दिया तो उन्होंने बनाया लायोफिलिक, और अट्रैक्शन नहीं था तो बनाया लायोफोबिक। तो इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये डिक्रीज कर देता है सब तरह की टेंशन, यानी सरफेस टेंशन, सारी टेंशन, एसटी, सारी टेंशन दूर, सरफेस टेंशन दूर, और इंक्रीज कर देता है विस्कोसिटी पर। यहाँ विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतनी ही बनी रहती है जितनी सॉल्वेंट की पहले थी। यहाँ पे कहता है कि कोलाइडल पार्टिकल मे और मे नॉट हैव चार्जेस, लेकिन यहाँ हमेशा उन पे चार्ज आ जाता है। ये रिवर्सिबल होते हैं, आना जाना लगा रहेगा, प्यार इतना मिला है, ये रिवर्सिबल है, एक बार हट गए फिर नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। कहते हैं ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, क्योंकि इनमें सॉल्वेशन होता है, इनमें सॉल्वेशन नहीं होता। यहाँ बहुत कम टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं भी होता, पर यहाँ टिंडल इफेक्ट बढ़िया देखने को मिलेगा। क्या है आगे पढ़ेंगे। प्रिपेयर बाय सिंपल मिक्सिंग, सिंपली मिला दीजिए, तैयार हो जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं है माइक्रोस्कोप से उतनी आसानी से, या लेस विजिबल हैं, पर ये बड़े आराम से विजिबल है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टार्च है, सेलुलोस है, जिलेटिन है, सोप लेदर है। ये किसके? लायोफिलिक कोलाइड्स के एग्जाम्पल होते हैं। और लायोफोबिक के बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मेटल, मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब लायोफोबिक होते हैं। ये था क्लासिफिकेशन नंबर 2। क्या इतना समझ में आया है? चलिए आज यहीं तक रखेंगे।
अगली क्लास में मैं आपको थोड़ा सा और मिलाऊंगा मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइट से। फिर हम सीखेंगे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर हम सीखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़। तो आज बेटा हम इसको यहीं तक रखेंगे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं आपको एक बार फिर उठा के दिखा देता हूँ, ये नमक का ट्रू सोल्यूशन, बिल्कुल पानी जैसा, पी नहीं सकते। 3 चम्मच नमक घुला है, बहुत पानी है भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ये रहा NaCl इन अल्कोहल का एक सोल्यूशन जिसको हमने कोलाइड बोला है, उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इसे देखिए, ये है सस्पेंसॉइड, क्लियर सोल्यूशन ऊपर और नीचे ये बैठा हुआ है। और ऐसा नहीं कि नहीं है, इसको जरा सा देखो, मैं चम्मच डाल के हिला देता हूँ बीकर के अंदर, देखो ऊपर आ गए। तो ये सस्पेंसॉइड जो नीचे बैठ गया है, यानी ये हमें खाली आंखों से, न्यूट आई से आराम से विजुलाइज हो जाता है। तो ये थी बेटा कोलाइड्स की शुरुआत। आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास से। शुक्रिया, धन्यवाद।